अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा नैपटेक बेस 3 का डे 1 था, जो कि ऑलमोस्ट हमने ओरिएंटेशन के ऊपर और इंट्रोडक्शन के ऊपर स्पेंड किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो आज हमने पढ़ा उसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर जॉब था, जिसकी 300 बाई 250 बाई 25 मिलीमीटर की लेंथ, विड्थ और हाइट थी। और उसके अंदर 4 होल्स हमने ड्रा किए हुए थे। उसमें हमने सीखा था कि किस तरह एक्सट्रूड कमांड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके साथ मिरर का कमांड कैसे यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद यानी कि मॉडल बनाने के बाद CNC मिलिंग के लिए या फिर मशीनिंग सेंटर के लिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं और कैसे बेसिक ड्रिल का प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करा दूँ अपनी। मेरा नाम अरशद महमूद है। मैं पिछले 13-14 साल से मुख्तलिफ़ फर्म्स के अंदर, डिफरेंट फर्म्स के अंदर एज अ प्रोग्रामर सर्व करता आ रहा हूँ। और अभी रिसेंटली पिछले 3 साल से मैं नेफ्टेक के लिए, जो कि नामी गिरामी इदारा है पाकिस्तान का, के लिए सर्व कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट टीचर। और इस बार मेरा ख्याल था कि मेरा ये चैनल जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने 2011 में गालिबन ये चैनल बनाया होता हूँ। इसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं मेरे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो जो दिन भर की हमारी सेशंस होती है, इस उसका एक छोटी सी समरी बिल्कुल आसान और कन्वेंशनल अल्फाज में बना के, वो वीडियो बना के आपके साथ थ्रू यूट्यूब में शेयर करूं। उससे ये होगा कि आप जब भी चाहें, जब भी आप फ्री हो, मतलब ट्रैवल में हो या फिर ऑन दी बेड हो, तो कहीं भी आप उसको जब चाहें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है इस टाइम, ये है क्रू एलिमेंट्स 5.0, क्रू एलिमेंट्स प्रो 5.0। अगर आपके पास यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है क्रू का, तो भी सही है। अगर आपके पास लेटेस्ट है यानी क्रू पैरामेट्रिक है, तो भी सही है। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन्स हैं, जैसे कि प्रो इंजीनियर बिल्ड फायर 2.0 टू 5.0, कोई भी आपके पास वर्जन है, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। आप उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम क्रू के अंदर काम करते हैं तो दो सूरतें होती हैं। या तो जो हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल होता है उसको हम ओपन करते हैं, या फिर कोई मॉडल बना के उसको हम सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर। इन दोनों सूरतों में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेट वर्किंग डायरेक्टरी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है नैपटेक बेस 3 के नाम से। अब मैं यही सेलेक्ट करूँगा, तो जो मैं मॉडल बनाऊंगा वो जाके इसी फोल्डर में सेव होगा, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो जब जितना भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा मॉडल बनाऊंगा, और यहाँ पे इवन मैं सेव का बटन भी दबाऊंगा, मुझे लग रहा है कि वो सेव हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सेव नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि वो टेम्पररी डायरेक्टरी में सेव होता है जाके, और फिर लाइट जाने के बाद या फिर कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद वो जो टेम्पररी डायरेक्टरी होती है वो फिर गायब हो जाती है। तो आपको चाहिए कि जब भी आप काम करें, सबसे पहले आप वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करें। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, नेवटेक बेस 3 के नाम से है। ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं न्यू ओपन करूँगा तो यहाँ हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें स्केच पार्ट, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब आ जाते हैं। और ये इधर सब टाइप में देख लें तो सॉलिड, कंपोजिट और शीट मेटल वगैरह हमारे पास आ जाता है। लेकिन इस बार हम सिर्फ पार्ट और सॉलिड, पार्ट को सॉलिड में बना रहे हैं। ठीक है, और यूज डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट यूनिट हैं वो कौन से हैं। अगर आपने इंच पे सेट किया हुआ तो आपका इंच पे मॉडल बनेगा। अगर आपने मेट्रिक में किया है या मिलीमीटर्स पे सेट किया हुआ है तो आपका जो मॉडल होगा वो मिलीमीटर में जाके बनेगा। ये हम इसको अनचेक करते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं, हमारे पास एक दूसरी विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ है, जो सबसे नीचे वाला है, मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड। यानी कि जो हम पार्ट बना रहे हैं वो किस यूनिट में बन रहा है, मिलीमीटर न्यूटन सेकंड में बन रहा है। ठीक है, उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंच, पाउंड और सेकंड। ठीक है, लेकिन हमें किस में चाहिए, मिलीमीटर न्यूटन सेकंड में हमने जो पार्ट है या मॉडल है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह का स्क्रीन आ जाता है, जो कि राइट कॉर्नर पे आप देख लें, यहाँ पे एक एक्सट्रूड लिखा हुआ है, फिर रिवॉल्व है,
फिर उसके नीचे स्वीप का कमांड है, फिर इस तरह बाउंड्री ब्लेंड का है, स्टाइल वगैरह है। हम सबसे पहले एक्सट्रूड का कमांड, जो कि बहुत बेसिक कमांड है, इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड, प्लेसमेंट, डिफाइन और टॉप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था 300 बाई 250 मिलीमीटर की लेंथ और विड्थ थी हमारे पास। ठीक है, 250 का हम डिवाइड करेंगे, 250 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास हाफ आ जाएगा, और 300 मिलीमीटर का कॉमन है, ये मैं 150 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक हो गया, ये 300 बाई 250 मिलीमीटर का हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल हमने ये जो डेटम बने हुए हैं या जो सेंटर लाइन है उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने बना दिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर बाद में जब मैं मिरर वगैरह के जो कमांड्स लूँगा, या जब मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप करता हूँ, या मैं कोऑर्डिनेट्स लगाऊंगा, तो उसमें फिर मुझे एक्स्ट्रा फीचर इस्तेमाल करने होते हैं। तो उस सब से बचने के लिए मुझे चाहिए कि सबसे पहले मैं जो जो मॉडल बनाता हूँ उसको मैं सेंटर में बनाऊँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो अगर आप इसको इसको मूव करते हैं, यानी कि जो आपका माउस है उसका सेंटर वाला बटन दबा के उसको प्रेस करके अब मूव करते हैं तो ये पार्ट आपके इस तरह मूव होगा। ठीक है, इस तरह रोटेट होता है। यहाँ हमारे पास पार्ट की जो हाइट थी वो 25 मिलीमीटर थी। ठीक है, 25 mm ये पुट करेंगे, और ये जो हमें फ्लिप का बटन नज़र आ रहा है एरो का, ये डाउन एरो हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा डेटम है, ये टॉप जो नज़र आ रहा है आपको, इसी नीचे बन जाएगा। सही हो गया, इसको हम करते हैं ओके। फिर इसको हम ये जो ए बी का बटन है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर 4 होल्स थे, वो हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। एक्सट्रूड कमांड लेंगे, प्लेसमेंट, डिफाइन और टॉप पे क्लिक करेंगे। सही है, स्केच। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर हम 30 मिलीमीटर रखेंगे, और सेंटर से 120 मिलीमीटर एक्स में और 100 मिलीमीटर वाई में हम डिस्टेंस देंगे। ठीक है, अब इसको हम डन करेंगे और ये फ्लिप का बटन दबा के नीचे की तरफ करेंगे और रिमूव का बटन दबाएंगे। ठीक हो गया, रिमूव मटेरियल का बटन दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अगर मैं ये रिमूव वाला बटन नहीं यूज़ करता हूँ तो फिर ये कुछ ऐसे आएगा, इनके एम्बोज आएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यही जो एक्सट्रूड है हमारे पास, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मिरर का जो कमांड है वो हाईलाइट हो जाता है। जब तक हम इसको सेलेक्ट नहीं करते देखिए ये हाइड हो जाता है। ठीक है, जो ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये मिरर का कमांड ओपन हो जाता है। मिरर का कमांड लेंगे और जिस डेटम के ऊपर हमने इसको मिरर करने हम उसको सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से वही एक्सट्रूड हम सेलेक्ट करेंगे और जो वाई वाला मिरर है, फ्रंट वाला जो मिरर है, उसके ऊपर उसको मिरर कर देंगे। अब फिर से हम इसी एक्सट्रूड को सेलेक्ट करके एक्स वाले डेटम के ऊपर मिरर करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो हम कोऑर्डिनेट सेट करेंगे। इनकी मशीन के लिए हम सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ राइट पे देखें आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम टॉप पे सेट क्लिक करेंगे तो उससे हमारा Z सेलेक्ट हो जाएगा। टॉप सेलेक्ट कर दिया, ये हमारा Z हो गया। अब कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ जो डेटम है, फ्रंट वाला जो डेटम है ये वाला, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो देखिए ये हाईलाइट होता है, हो जाता है मेरे साथ। ओके, फ्रंट सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद जो राइट का डेटम है उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डेटम आ रहे हैं ये एक्स टॉप की तरफ है और जेड राइट साइड पे है और वाई फ्रंट साइड पे है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। हम यहाँ ओरिएंटेशन में जाएंगे और एक्स की जगह हम जेड सेलेक्ट करेंगे, तो जेड हमारा टॉप की तरफ आ गया।
अब एक्स और वाई तो हैं तो सही, लेकिन ये अपोजिट साइड भी है, मतलब कि एक्स को राइट साइड भी होना चाहिए था, ये लेफ्ट साइड भी है, वाई को बैक साइड भी होना चाहिए था और ये फ्रंट पे। हम सिंपली वाई को फ्लिप करेंगे तो ये एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। सही है। कुछ इस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेट है हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं और इसको रीनेम करते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, 1 2 3 XYZ, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हो गया हमारा मॉडल रेडी। इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, न्यू ओपन करेंगे। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हम अनचेक करेंगे। सही है, ओके प्रेस करेंगे। मिलीमीटर न्यूटन सेकंड मैन्युफैक्चरिंग एनसी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मॉडल हमने बनाया हुआ है हम उसी को असेंबल करेंगे। बिल्कुल राइट और टॉप कॉर्नर पे आप देख लें क्या लिखा हुआ आता है, असेंबल रेफरेंस मॉडल। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेवटेक बैच 3 का जो फोल्डर था उसके अंदर पार्ट जो हमने अभी रिसेंटली बनाए वो हमारे पास आ जाता है। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक नज़र आए, इसकी जगह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। और चूँकि वो जो डेटम जो कोऑर्डिनेट हमने बनाया हुआ था वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से ये हाइड हुआ है। हम इसको अनहाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हमने बनाया हुआ था वो सामने आ जाते हैं। 1 2 3 का नाम भी हमने उसे दिया हुआ था, ये 1 2 3 हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर तो आपके एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे और वो हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप राइट क्लिक करके आपका जो आपको जो कोऑर्डिनेट चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो असेंबली का रेफरेंस है ये वाला, और यहाँ पे जो डाउन कॉर्नर पे है राइट साइड लेफ्ट साइड पे असेंबली एनसी असेंबली रेफरेंस यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो लेफ्ट कॉर्नर पे है एनसी असेंबली रेफरेंस इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डन करेंगे और फिर हम जाएंगे स्टेप्स में, ऑपरेशन में जाएंगे। यहाँ पे एनसी मशीन हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में CNC मिल आ जाता है और 3 एक्सिस आ जाते हैं। अगर आपके पास लेथ है तो लेथ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास मिल है तो मिल कर सकते हैं, या 3 4 5 एक्सिस जितनी भी एक्सिस की मशीन है आपके पास आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट में मिल और 3 एक्सिस ऑलरेडी होते हैं तो हम जस्ट इसको अप्लाई और ओके कर देंगे। फिर उसके बाद मशीन 0 का बटन आ जाता है, हम इस कर्सर को सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा कोऑर्डिनेट था 1 2 3 के नाम से जो हमने बनाया था हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हाईलाइट हो जाता है 1 2 3, इसको सेलेक्ट करेंगे। और जो रिट्रैक्ट है ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि ये जो पार्ट है हमारे सामने इसके चारों कॉर्नर के ऊपर होल्स बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब मशीन एक होल को कंप्लीट करेगा तो उसके बाद वो उठेगा वहाँ से दूसरे होल तक वो जाके ट्रैवल करेगा। इस दौरान हो सकता है कि सेंटर में हमारा कहीं क्लैंप लगा हो। ठीक है, जो आपको क्लैंप करने के लिए जो हम क्लैंप लगाते हैं बेड के ऊपर वो क्लैंप लगा हो, मे बी अगर हमारी जो हाइट होगी कटर की उस क्लैंप से ज़्यादा ना हुई तो जाके एक्सीडेंट होगा। सही है, वो क्लैंप को जाके हिट करेगा। तो उससे बचने के लिए अगर आपकी क्लैंप की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 50 मिलीमीटर है तो आप 60 मिलीमीटर रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, या फिर अगर आपका 90 मिलीमीटर है तो 100 मिलीमीटर रखते हैं, या फिर आपकी मशीन की हाइट अगर कम है तो अपने हिसाब से आप फिर रिट्रैक्ट रख सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से A B वाला बटन क्लिक करके हम स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम तकरीबन तकरीबन हमने सेटअप कर लिया है CNC प्रोग्राम के लिए। अब हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक प्रोग्राम है वो ड्रिल का प्रोग्राम है। बेसिक ड्रिल का स्टेप्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो ड्रिलिंग सेलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड में आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रिलिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम नाम देंगे टूल नेम टूल पैरामीटर और होल्स को चेक करेंगे, डन करेंगे। कोई भी फॉर एग्जांपल ये होल हमारे पास इसका डायमीटर 30 मिलीमीटर का था, 30 मिलीमीटर का, तो हम D30 के नाम से इस प्रोग्राम का टाइटल रखते हैं। ठीक है, D30 के नाम से, या फिर अपनी अपनी मर्जी का भी कोई नाम रख सकते हैं। ठीक है,
D30। उसके बाद हमारे पास टूल सेटअप आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर है वो डिफ़ॉल्ट में 13 मिलीमीटर सेलेक्ट वो होता है, चूँकि अगर आपके पास डाया जितना मर्जी बड़ा हो उसका सेंट्रिसिटी एक ही होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डाया 13 मिलीमीटर है, इसका सेंटर यहाँ पे आ जाता है। अगर हमारे पास 130 मिलीमीटर का डाया है तो भी सेंटर यहीं पे आएगा, ठीक है। क्रू का यानी कि क्रू पैरामीट्रिक या क्रू एलिमेंट्स में जब आप ड्रिल का प्रोग्राम बनाते हैं तो जो आपका होल है, यानी कि जो पार्ट जो आप जिस होल के लिए आपने ड्रिल का प्रोग्राम बनाना है, उससे छोटा ड्रिल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे बड़ा ड्रिल आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर उससे बड़ा ड्रिल आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो प्रो ही आपको एरर देगा, सही है। यहाँ पे चूंकि 30 मिलीमीटर का ये होल है, हम 30 भी रख सकते हैं या फिर 30 से कम जो मर्जी 0.1, 0.2 या 1 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर कोई भी डायमीटर आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे 30 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अप्लाई ओके करेंगे। हमारे पास ये जो पैरामीटर्स आ जाते हैं फीड और स्पीड के, ये एक्चुअल हैं जो कि मैं तकरीबन 13-14 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ। कटिंग फीड 30 मिलीमीटर की ड्रिल के लिए हम 250 मिलीमीटर पर मिनट रखेंगे। फ्री फीड आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपकी मशीन के अंदर कितनी स्पीड है, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, या फिर जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से रख सकते हैं। मैं 5000 रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रख लें। उसके बाद क्लियर डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। ये भी फिर आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि ये क्लियर डिस्टेंस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अगर आपकी मशीन, आपका जो कटर है वो ऐसे जॉब से तकरीबन 100 मिलीमीटर के फासले पे खड़ा है, जो ही आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो तेज़ी से यानी कि फ्री फीड में जॉब की तरफ आपका टूल आता है। तो जो ही वो 1 मिलीमीटर का फासला रहता है तो वहाँ से वो कटिंग फीड में चला जाता है, यानी कि ऊपर जो आपका कटर खड़ा है 100 मिलीमीटर ऊपर, वहाँ से वो तेज़ी से आएगा, रैपिड फीड में आएगा, यानी कि 5000 मिलीमीटर पर मिनट की फीड से आएगा। लेकिन जो ही वो 1 मिलीमीटर के ऊपर पहुँचता है, जो कि क्लियर डिस्टेंस में हम 1 देने वाले हैं, 1 मिलीमीटर तक पहुँचता है तो उसके बाद फिर वो कटिंग फीड की पोजीशन में आ जाता है। वो ये इसलिए ये रखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल बाज़ हमारा जो मॉडल होता है या जो पार्ट होता है वो बाज़ उसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो बाज़ सही नहीं होता है, मतलब अप एंड डाउन होते हैं उसके अंदर, तो हम एहतियातन क्लियर डिस्टेंस रखते हैं, सही है। फिर उसके बाद जो स्पिंडल स्पीड है वो हमारे पास जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं 30 मिलीमीटर की ड्रिल के लिए आप तकरीबन 400 से 500 राउंड पर मिनट रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 500 राउंड पर मिनट रखते हैं, ठीक है जी, रिवोल्यूशन पर मिनट रखते हैं, ओके करेंगे। और जो होल्स है हमारे पास, ये मैं एक क्लिक करूँगा तो ये चारों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने 3 सेलेक्ट करने हैं तो ये मैं डिलीट रिमूव ऑल करूँगा और यहाँ पे जो सेलेक्ट डायमीटर है इसको मैं अनचेक करूँगा, ठीक है। अनचेक करूँगा तो फिर मैं एक एक होल को जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और एक के बाद दूसरा और इस सारे ड्रिल में सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक का बटन, डन का बटन प्रेस करूँगा। नो रेफरेंस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ड्रिलिंग, ठीक है। अब हम दोबारा से लेंगे और इसको सेलेक्ट, ओके। अब यहाँ पे हम चूँकि आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये प्ले पाथ का बटन हम पे प्रेस करेंगे, स्क्रीन प्ले रखेंगे और प्ले पाथ करेंगे। ये हमारे पास, इसे देख लें, इसको मैं स्पीड स्लो करता हूँ, अब देख लें एक होल हो जाता है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे प्रोग्राम बन गया, अब इसको मैं आउटपुट कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, सेव एज एमसीडी करूँगा, आउटपुट क्लिक करूँगा और D30 के ऊपर ओके करूँगा। और जो मेरे पास पोस्ट प्रोसेसर बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, P11 में मेरे पास ये इधर कॉर्नर में आप देखें, जो ही मैं P11 को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हास VF8 का कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, फिर उसके बाद P12 को मैं करता हूँ तो फनूक, निगाटा फनूक आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास यूनिवर्सल फनूक की जो
हम जो प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो P19 होता है। P19 पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और डन सीक्वेंस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम बन गया उसको हम आउटपुट भी कर सकते हैं। विंडो पे क्लिक करेंगे, ओपन सिस्टम विंडो करेंगे और D30 टैप करेंगे। उसके बाद .tap टाइप करके इंटर मारेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम कुछ यूँ ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा बेसिक ड्रिल का प्रोग्राम हो गया और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और